कि अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम बाकी है। अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपको स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे बराबर में प्रोफेसर रमेश यादव और इधर को बराबर में मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। स्वागत है दोनों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, बसपा सुप्रीमो ने जब 24 तारीख की आंदोलन की घोषणा करी, वाके बाद में और अब में कछु फर्क महसूस हैरो है या नहीं हैरो? फर्क ही फर्क है। क्या फर्क महसूस है रो? बीजेपी वालों की हवा संट है, सारे के सारे गायब हवा हैं। संट है। हवा संट है, बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहे। और नीली क्रांति लिख दी गई साहब 24 तारीख को। अच्छा। और 25 को जो क्रिसमस का दिन था, उस दिन में जितने भी अखबार थे, जितने भी यूट्यूब थे, मीडिया था, क्योंकि नेशनल मीडिया तो खबरें दिखाता नहीं, सब बिल्कुल पटे पड़े थे। देखिए, कार्यकर्ता के अंदर जोश जुनून है, बस इंतजार रहता है नेता के संदेश का। बिल्कुल। और बड़े अच्छी बात है कि बहन जी ने देर सवेर सही थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाया और बहुजन समाज के लिए जो ये संदेश दिया कि साहब बाबा साहब का जो ये अपमान हुआ है, इसको को देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस संदेश का सीधा सीधा असर आम जनता को, इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला। और दिल्ली का मंजर हमने भी देखा कि आकाश आनंद के साथ लाखों की संख्या में बहुजन समाज उमड़ पड़ा। और आकाश आनंद के साथ वाकई जो उनके अंदर है, एक बात है, वो चीज़ है कि वो जो उस विरासत को आगे लेके जा सकते हैं। मैंने देखा है कि उनके अंदर वो बात है। अब वो पता नहीं क्यों आकाश इतना खुल के अपना जो मौलिक प्रतिभाएं हैं उनको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, अपने दर्शकों से भी मैं कहूँगा कि भाई संदेश वहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारा तो अलग पार्टी का मामला है कि आकाश को इस तरीके से खुल के आना चाहिए। और इस तरह के जो मूवमेंट है वो 15 दिन, 20 दिन पे, 1 महीने पे इस तरह के मूवमेंट करते रहने चाहिए। इससे नेता का जनता से कनेक्शन बनता है। जो कनेक्टिविटी बीच में टूट गई थी, वो कनेक्टिविटी बनती है। और वो एक संवाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहन जी की अब उम्र हो गई है, उम्र के इस पड़ाव पे है बहन जी, और कुछ स्वास्थ्य कारण भी रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो आम जनता के बीच में, उन्हें डॉक्टर्स ने भी मना कर रखा है। और थोड़ा सा उन्हें गले में भी समस्या है, तो बहुत ज़्यादा भाषण वगैरह भी वो नहीं दे पाती हैं। तो इस समय जो नई पीढ़ी है, तो नई पीढ़ी का ये काम है कि जो मान्यवर कांसीराम जी, बहन मायावती जी का जो संदेश है, जो उनकी राजनीतिक विरासत है, उसको आगे लेके जाएं। और इस देश के जो आने वाली जो हमारी अभी युवा पीढ़ी है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि कितना बड़ा संघर्ष और कितनी तपस्या रही है, तब जाके हम लोग मुख्य धारा में पहुंचे हैं। और अभी भी बहुत जगह तो अभी भी वही मंजर है साहब, आप देख ही रहे हो, आए दिन खबरें हमें सुनने को मिल जाती हैं। प्रोफेसर साहब, एक सवाल है। आप वैसे तो कांग्रेस में हो, लेकिन बात बड़ी ईमानदारी और बेबाकी से बात रखो। आप बसपा की आपने बात, हमने सवाल पूछो तो बड़ी बेबाकी से आपने बात रखी बहुजन समाज पार्टी के बारे में और बीएसपी सुप्रीमो के बारे में। बड़ी बेबाकी से आपने बात रखी, वरना पार्टी अलग पार्टी होने के नाते गोल गोल आदमी घुमा दे, लेकिन आपने बड़ी सही बात कही। देखो, इसमें व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं, मैं 2-3 नेता हैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। पहले तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जो समाजवादी जो सोच है, जो समाजवादी विचार है, उसके जनक माने जाते हैं। दूसरे मान्यवर कांसीराम, और मान्यवर कांसीराम को मेरी पार्टी के जो नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी, वो भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। और कभी भी किसी भी भाषण में देखना, वो हमेशा कांसीराम जी को कांसीराम जी ही करके बोलेंगे, या किसी और नेता के लिए वो भले ही तू तड़ाक शब्द का इस्तेमाल कर लें, लेकिन कांसीराम जी का हमारी पार्टी खास तौर से बहुत सम्मान करती है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन से जुड़ के और ज़मीन से उठ के जो दलित समाज के लिए, जो वंचित समाज के लिए संघर्ष किया है, उनका ये योगदान अतुलनीय है। और बिना किसी स्वार्थ के, देखिए, कभी वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं रहे। बहन मायावती जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वो चाहते तो वो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। उनके पीछे अपार जनसैलाब रहता था, और जब भी वो कहीं रैलियां करते थे तो पहले बोल देते थे कि इस सभा में अगर कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति बैठा है तो वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हमारा जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो इन्हीं लोगों से है। और दूसरा जो आपको बताएं कि हमारी जो पार्टी की गाइडलाइन रही है,
वो हमेशा दलित समाज, शोषित समाज और वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने की रही है। जब संविधान लिखा गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय संविधान जब लिखा जा रहा, देश के प्रधानमंत्री थे, और पंडित जी की खास तौर से ये दिली इच्छा थी कि गरीब और जो वंचित समाज है वो मुख्य धारा में आए। तभी नेहरू जी का जो समाजवाद है उस पे जो किताब लिखी है वो हमारे युवाओं को पढ़नी चाहिए कि नेहरू वाकई एक ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे। ये बात अलग है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, गोदी मीडिया ने उनकी जो छवि है उस छवि को गलत रूप से प्रस्तुत किया है और एक अलग ही छवि गढ़ दी है। लेकिन जो नेहरू जी, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, पटेल साहब, इनके बीच की जो केमिस्ट्री थी वो इतनी लाजवाब केमिस्ट्री रही है। उसके बारे में आप लोग पुरानी किताबों में पढ़िए, पुराने दस्तावेज में पढ़िए कि इशारों इशारों में वो लोग एक दूसरे की बात को समझ जाया करते थे कि पटेल साहब जहाँ थोड़े गरम दल के नेता थे वहीं नेहरू जी थोड़े नरम थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में तो कहना ही क्या कि वो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनकी डिग्रियां अगर एक बार सामने ला के रख दी जाए तो हमें नहीं लगता कि बीजेपी के नेताओं ने उन डिग्रियों के बारे में सुना भी होगा कि उन्होंने उस समय, सोचो, अभाव में, तब तो कोई संसाधन नहीं होते थे, उस जमाने में भी जाके 16 डिग्रियां हासिल करी हैं। 1-2 नहीं, 16 डिग्रियां उनके पास हैं। तो आप समझ लो उनका जो जीवन है वो एक तपस्या के से कम नहीं है, अपने आप में एक तपस्या है और उनके जीवन पे कई कहानियां गढ़ी जा सकती हैं। बाबा साहब के जीवन पे कई कहानियां गढ़ी जा सकती हैं। सादाब रिजवी जी, क्या कहोगे? देखिए, कहानियाँ तो पहले से ही प्रचलित है और बाबा साहेब को कोई जनवाने की ज़रूरत नहीं है इस देश को या इस दुनिया को। बाबा साहेब का चरित्र हमेशा से दुनिया के सामने रहा है। लेकिन बात आती है 24 दिसंबर की, आपने बात की भाई साहब से कि 24 दिसंबर का असर हुआ है, तो ये तो एक आगाज़ है। बहन जी ने जो बहुजन समाज को इशारा दिया और 24 तारीख को सड़कें नीली हो गई, ये तो आगाज़ है। एक शायर की, 2 शायरों की लाइनें मिला के मैं बता दूं उस बात को कि अभी तो आगाज़ हुआ है, अंजाम बाकी है। अभी तो आगाज़ हुआ है, अंजाम बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। और ये जो आसमान है, खुला आसमान, नीले रंग का है बेबाक जी। और नीले रंग से कितनी नफरत हो रही है, किसे हो रही है, जनता भी बखूबी जानती है और आप भी जानते हो। अब दूसरा सवाल उठता है कि आखिर अमित शाह पीछे हटेंगे, माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो मैं दर्शकों को भी बता दूं और आपको, आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच एक बड़ी बात आज मैं ये बता दूं कि ये वो लोग हैं जो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप चाहे प्रदर्शन कर लो, आप चाहे देश के अंदर पूरा माहौल बिगाड़ दो, माफ़ी नहीं मांगेंगे। वजह ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या बात है कि माफ़ी नहीं मांगे? अगर बाबा साहब के लिए, पूरे देश को भी किसी बात के लिए अगर माफ़ी मांगनी पड़े तो भी कोई बात नहीं है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसमें माफ़ी मांगना कोई नीचे गिरना या कोई कमजोरी वाली बात थोड़ी ही है। एक मयान में कभी 2 तलवारें नहीं रह सकती विभाग जी। एक मयान में जैसे 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से विचारधाराएं भी इंसान की 2 नहीं हो सकती और गुरु भी 2 नहीं हो सकते। अब जिन लोगों के पहले से ही फर्जी गुरु बने हुए हैं, गुरु गोलवलकर जी, जिसको वो मानते चले आ रहे हों, तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे शिक्षाविद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे अधिवक्ता और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान के शिल्पकार को कैसे मान लेंगे? जो लोग एक मन घड़ंत किताब को मानने वाले हैं, जो कि मनुस्मृति को मानने वाले हैं। बेबाक जी, मैं पूरे देश के सामने और बिल्कुल बेबाकी से ये कह देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जब आज़ादी के नारे 1947 में लगे थे, तो उसके बाद इस देश के अंदर आज़ादी के नारे आज भी क्यों गूंजते हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और वो किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं? आप जेएनयू की बात जाकर देखें, जेएनयू के अंदर हमेशा से एक ही गूंज रही है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। सड़कों पर देखिए, आज़ादी आज़ादी। जंतर मंतर चले जाइए, आज़ादी आज़ादी। आप लाल किला चले जाइए, आज़ादी आज़ादी। देश को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं, तो फिर ये आज़ादी किस बात की जनता मांग रही है आज भी? तो ये जो जनता है, ये आज वही आज़ादी मांग रही है जो आज़ादी 1927 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1947 की आज़ादी से पहले मांग ली थी। वो कौन सी आज़ादी थी?
वो आज़ादी थी मनुवाद से आज़ादी। और मनुवाद क्या है? मनुवाद एक ऐसी विचारधारा है और एक ऐसा सिस्टम है जो चतुर्वर्णीय है। और चतुर्वर्णीय यानी 4 वर्णों में बांटकर उसी को सत्ता सौंप देना। आपसी जो मनुष्य हैं उनको 4 वर्णों में बांटकर और उन्हीं में से उनको ही स्वामित्व दे देना, उन्हीं को सत्ता सौंप देना। अब 4 वर्णों के अलावा जो पूरे देश के अंदर ये जो नागरिक बचे हैं, ये कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटी हैं, उनके लिए इस तरीके का प्रावधान मनुस्मृति में किया गया है। तो ये जो कीड़े मकोड़े चींटी समझा गया है जिन लोगों को, ये वही लोग हैं इस देश के, ये वही मूल निवासी है, ये वही बहुजन समाज है, ये वही अल्पसंख्यक समाज है, ये वही पिछड़ा समाज है, जो कि देश आज़ाद होने के बाद भी वो अंबेडकर वाली आज़ादी की मांग अभी तक करता चला आ रहा है। जो अंबेडकर ने आज़ादी की मांग 1927 में की थी, वही आज़ादी की मांग 1947 की आज़ादी के बाद से लेके अब 2024 तक, 2 दिन बाद 2025 तक भी आज़ादी की मांग लगातार चली आ रही है। 24 दिसंबर को बहन जी ने जो संदेश दिया वो आगाज़ था और वो आगाज़ आगे बढ़ता रहेगा। और जो अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं वो इस देश के अंदर उस आज़ादी की मांग जब तक करते रहेंगे जब तक कि उनके अंदर सांस का एक कतरा भी बाकी है। क्योंकि मूल निवासी और बहुजन समाज, पिछड़ा समाज हमेशा से अपने हक और हकूक़ की बात को मानता चला आया है। उसको किसी की भीख नहीं चाहिए, उसको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उसको रेवड़ी कल्चर नहीं चाहिए। वो अपना स्वाभिमान के साथ अपना हक मांग रहा है। वो संविधान में जो उसको आरक्षण में चाहिए था वो उसको हक मिल जाए तो शायद इस देश को आज़ादी मिल जाएगी। शायद इस देश को आज़ादी मिल जाएगी। प्रोफेसर साहब, हमारे सहयोगी की बात से आप कितना सहमत हैं? मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगी, जो अभी गोलवलकर का जिक्र हुआ, सावरकर का भी जिक्र हुआ। तो हमें एक बात ये देखनी चाहिए कि अमित शाह जी आखिर कौन सी पाठशाला से पढ़ के आए हैं, या मोदी कौन सी पाठशाला से निकल के आए हैं, आडवाणी किस पाठशाला के विद्यार्थी थे। गोलवलकर की एक किताब बड़ी फेमस रही है, बंच ऑफ थॉट्स। तो अगर किसी व्यक्ति ने, हमारे दर्शक तो आजकल खैर किताबें पढ़ना छोड़ ही दिया है, तो बंच ऑफ थॉट्स को जब आप पढ़ेंगे तो उसका जो निचोड़ है, आसान शब्दों में बता दूं, वो सीधा सीधा मनुस्मृति को मानने वाला है। और मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति समाज में भेदभाव डालेगा। वो कैसे डालेगा? क्षत्रिय है वो शासन करेगा, ब्राह्मण है वो पढ़ाई लिखाई वाला काम करेगा, जैसे ये मीडिया का भी काम, इस पे भी आधिपत्य ब्राह्मण का ही होना चाहिए। बनिया है वो व्यापार करेगा, जितना भी देश का बिजनेस है वो सिर्फ बनिया वर्ग ही करेगा। और उसके अलावा जो काम धाम करना है, मजदूरी करनी है, समाज का मैला उठाना है, गुलामी करनी है, वो सब कौन करेगा? शूद्र करेंगे। शूद्र 2 तरह के बना दिए, छूत और अछूत। अछूत शूद्र वो होंगे जो समाज का मैला ढोएंगे, छूत शूद्र वो होंगे जो खेती किसनई करेंगे और वैसा काम धंधा करेंगे। भैया ये बताइए, मान लीजिए मैं यादव जाति से आता हूँ, आप जाट समुदाय से आते हैं, हम लोगों को पिछड़ा माना जाता है, यानी कि हम लोग छूत शूद्र माने जाते हैं मनुस्मृति के हिसाब से। क्या हमारे बच्चों को अध्यापक बनने का अधिकार नहीं था, IAS PCS बनने का अधिकार नहीं था, देश में शासन सत्ता चलाने का अधिकार नहीं था? नहीं था, क्योंकि हम उस वर्ण में पैदा नहीं हुए। तो देश के लिए ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बिल्कुल ही कलंक थी। और इस कलंकित वर्ण व्यवस्था को 1927 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर के दिन जलाया था। और उसी दिन से मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। और अगर मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ होता तो उस दिन ही बाबा साहब के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाती, कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती। मनुस्मृति में अपने दर्शकों को बता दूं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक मनगढ़ंत और दकियानुसी व्यवस्था है जो समाज पे जबरदस्ती और जबरन थोपी गई है। और उसी व्यवस्था से निकलकर अमित शाह और मोदी जैसे, आडवाणी जैसे और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, मोहन भागवत जैसे लोग निकल कर आए हैं, जो हमारे देश को अपनी बपौती मानते हैं। और देश की जो 85% बहुसंख्यक जनता है, दलित है, OBC है, पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, उसे अपने गुलाम की तरह मानते। तो आप बताइए कैसे भैया वो माफ़ी मांग लेंगे? वो तो ये मान के चलते हैं कि ये देश तो उनकी मिल्कियत है, उनके बाप का माल है ये देश।
और संविधान लग गया। तो संविधान लगने से क्या हुआ कि जो दलित व्यक्ति है, जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो शोषित है, वंचित है, वो बराबरी पे आके बैठ गया। तो बराबरी पे जब वो आके बैठ गया तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हमारा जो है खेत बटा लिया इन्होंने, तो वो माफी नहीं मांग सकते। माफी नहीं मांग सकते। हाँ, क्या कह रहे थे सादर? बेबाक जी, एक बहुत बड़ी अभी यादव जी ने बात बताई कि जो मनुस्मृति से देश चलाने की कोशिश की जा रही है, इनकी मजबूरी क्या है? सत्ता में तो हैं और 10 साल से लगातार सत्ता में है, तो मनुस्मृति क्यों नहीं लागू कर देते? इससे पहले भी सत्ता में रहे हैं। तो मनुस्मृति लागू ना करने का सबसे बड़ा कारण संविधान है। संविधान इनके हाथ काट देता है। और संविधान कैसे है? क्योंकि मनुस्मृति तो ये लागू करना चाहते थे और उसी मनगढ़ंत कहानी को इन्होंने रचा जिससे कि सत्ता में ये लोग बने रहें और सत्ता इनको हासिल रहे। और वही वर्ण व्यवस्था और उसी के अंदर 4 जातियों को इन्होंने रखा, बाकी सब लोगों को जो मूल निवासी थे उनको चींटी, जो मैं बोलता हूँ हमेशा से, कीड़े मकोड़े समझ लिया इन्होंने, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को और सभी लोगों को। इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि मनुस्मृति जब इन्होंने बनाई तो ये लोग जो थे ये अनपढ़ लोग हैं। मनुस्मृति तो इन्होंने बना दी, ये बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। और इन्होंने जो भाई साहब ने जिक्र किया थॉट्स ऑफ बंच ऑफ थॉट्स का, वो आरएसएस की बाइबिल कही जाती है। और आरएसएस की बाइबिल कही जाने वाली और उसके जो रचयिता हैं गुरुजी गोलवलकर, जब वो 15 दिसंबर 1927 के बाद, 25 दिसंबर 1927 के नहीं, 15 दिसंबर 1927 के बाद जब वो यहाँ पहुँचे हैं, और मनुस्मृति जलाने से पहले की घटना है, इसी 10 दिन के बीच की। दिल्ली पहुँचते हैं और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से आके कहते हैं कि मराठों के हम जो है खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। जो आज ये शिवाजी की और मराठों की बात करते हैं, तब गोलवलकर जी मराठों के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम इसमें जो है आप अब संविधान के अंदर या कुछ इस तरीके से प्रावधान करिए जो मराठों को रोका जा सके। तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आपके पास लिखित रूप से कोई इस तरीके का, आपके पास में कोई बायोग्राफी किसी चीज़ की जो मराठों ने परेशान किया हो, उनकी कोई इतिहास या कोई दस्तावेज हैं? तो इन्होंने जो था बाबा साहेब को बंच ऑफ थॉट्स दिखाया। वो तो आरएसएस है, आरएसएस की बाइबिल है। उसे पढ़ने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से वहीं से वापस कर दिया और एक बात और कह के वापस किया था, और उन्होंने ये कहा था, ये जो आरएसएस है, जिस संगठन से तुम मेरे पास मिलने के लिए आए हो, ये आरएसएस एक जहरीला पेड़ है। आरएसएस जहरीला पेड़ है। बाबा साहब ने कब अपनी पार की नजरन ते पहचान के और की बात कह दी, ये सोचने और समझने की बात और बेबाकी के साथ कही, उनके मुंह पे कही कि आरएसएस एक जहरीला पेड़ है, हम इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इसको बिल्कुल भी लागू नहीं करने देंगे और मराठों के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। आज जो ये लोग मराठों की बात करते हैं, आज ये लोग शिवाजी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं, ये सब दिखावा है, ढकोसला है। और एक सबसे बड़ा इनका कारण ये भी है कि जब इनके पास में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इनके पास में जो शासन करने की सिस्टम होता है, वो शासन करने का सिस्टम है ही नहीं, तो इन्होंने मनुस्मृति तो बना दी लेकिन शासन करने का सिस्टम नहीं बनाया। मजबूरन शासन करने का सिस्टम इन्हें संविधान से ही लेना पड़ा। इसलिए इनकी मजबूरी संविधान को मानना भी है, लेकिन संविधान का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो मनगढ़ंत पुस्तक है, इनकी मनगढ़ंत पुस्तक जो है, तोता को दिल वहाँ में अटको परो, सीधी सीधी बात है। लेकिन ये पेड़ ही विषय लो, या में खोट है, पीछे तक खोट है। अब बात समझ में आएगी कि खोट ऐसे ही चालू रहेगो, या को तो इलाज ढूंढना ही पड़ेगो। अब आप कमेंट के माध्यम से बताओगे या कोई इलाज क्या होना चाहिए। ये तो पीछे तक जहरी लो मामलो, तो या को तो जहर सुखाना पड़ेगो। अब जहर कैसे सूखेगो तो ना कमेंट पे बताओ, फिर आगे चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। अब वीडियो लंबी है रही है, ठीक है। चलो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।